अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं विंटर 2016 का क्वेश्चन नंबर 1B। इंटरेस्ट रेट हेजिंग का बड़ा ही आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करने की रीज़न ये है कि आप इस सवाल के ज़रिए मज़ीद अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कंसोलिडेट कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलें सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल कहते हैं, इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2016 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरसी डिसाइडेड टू परचेज further machinery for its new textile mill under a balancing and modernization program. The company's cash flow forecast revealed that RC will need to borrow rupees 300 million for the said program on 31st May 2017 for a period of 8 months. सबसे पहले आज क्या है? तो लिखा हुआ है इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर का आखिरी हफ्ता, दिसंबर का पहला हफ्ता, दिसंबर की पहली तारीख, नवंबर की 30 तारीख, ये आज का दिन है। ठीक है। आपने बोरोइंग कब करनी है? आपने बोरोइंग 31 मई 2017 को करनी है। तो दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। इसका मतलब बोरोइंग आज से 6 महीने बाद होगी। बोरोइंग आज से 6 महीने बाद स्टार्ट होगी। आपने ये डेट जो है ना, ये बहुत गौर से सुननी होती हैं, बहुत गौर से समझनी होती है। आज 1 दिसंबर बोरोइंग स्टार्ट होगी, 31 में या 1 जून। आज से 6 महीने बाद बोरोइंग का सवाल है। इंटरेस्ट रेट हेजिंग में अगर बोरोइंग का सवाल है तो मुझे इस बात का डर होता है, इस बात का डर होता है कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज ना हो जाएं। अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है। फॉर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स, फिर उधर से 8 महीने के लिए ये बोरिंग का पीरियड होगा। The directors are of the opinion that the present short-term interest rates may rise by the end of May 2017 and are considering the use of short-term interest rate futures to hedge against RC's interest rate exposure. तो भाई ये सवाल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स का मैकेनिज्म क्या है? फ्यूचर्स का मैकेनिज्म ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो फ्यूचर्स की प्राइस डिक्रीज होती है। हेजिंग आप कैसे करते हो? हेजिंग आप ऐसे करते हो कि आपको पता होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे, फ्यूचर्स की प्राइस बाद में डिक्रीज होगी। तो फ्यूचर एक प्रोडक्ट है। आपके पास दो स्ट्रेटेजीज हैं, सेल नाउ बाय लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। बोरोइंग के केस में आप सेल नाउ बाय लेटर वाली स्ट्रेटेजी करते हो, यानी कि सेल नाउ आज बेचो, बाय लेटर डील को क्लोज करने के लिए बाद में खरीदो। सर जो चीज़ है नहीं वो बेचे कैसे, इसकी एक डिस्कशन सेपरेट वीडियो में है। सेल नाउ बाय लेटर आपको करना है, यानी कि अगर आज बेचा है तो बाद में खरीदना है, या अगर आप बाय नाउ सेल लेटर वाली अप्रोच पर जा रहे हैं तो आज खरीदना है और बाद में बेचना है। सर सेल नाउ बाय लेटर क्यों? इंटरेस्ट रेट हेजिंग का सवाल है और बोरोइंग का सवाल है। बोरोइंग के सवाल में डर ये होता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो बाद में फ्यूचर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आज वो ज्यादा है, बाद में कम हो जाएगी। तो प्रॉफिट कैसे कमाया जाए? आज महंगे दामों में बेचो, बाद में सस्ते दामों में खरीदो। इस तरह से आप प्रॉफिट बनाओगे। तो इंटरेस्ट रेट हेजिंग का सवाल, फ्यूचर्स का सवाल, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सेल नाउ बाय लेटर की स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। आज महंगे दामों में बेचते हैं, बाद में सस्ते दामों में डील क्लोज करने के लिए खरीद लेते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2016, यानी कि आज के दिन, द स्पॉट रेट इज 7% पर एनम एंड जून 2017 6 मंथ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट 92। आज के दिन का आपका जो इंटरेस्ट का रेट है वो 7% है। और आज के दिन के जून के जो फ्यूचर्स हैं, 6 मंथ्स जून इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, वो 92 के हैं। सबसे पहली बात, हमें अगर फ्यूचर्स की प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस निकालनी होती है, अगर ये नहीं होती आज की, तो जनरली हम 100 माइनस इंटरेस्ट रेट करते हैं तो वो 93 आती। 100 माइनस 7 इज 93। लेकिन अगर डी भी है तो हमें वही यूज करनी है। उसकी कोई रीजन हो सकती है लॉजिकल, जिसकी वजह से फ्यूचर्स जो है वो 92 पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर फ्यूचर्स अगर होते हैं ना तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होता है। अब यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 6 महीने है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 6 महीने है, लेकिन हमें हेज करना है 8 महीने के लोन के पीरियड को। तो लोन का पीरियड और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का पीरियड आपस में मैच नहीं कर रहा। ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी ये होगी कि मैं आज 92 में इसको बेच दूंगा।
आज 92 में फ्यूचर्स को बेच दूंगा और फिर जब ट्रांजेक्शन की डेट होगी उस दिन इसको खरीद कर क्लोज करूंगा अपनी डील को। Assume that spot rate of interest on 31st May 2017 moves to 8.5% per annum. आप ये एज्यूम करो कि 31 मई 2017 वाले दिन जिस दिन आपको एक्चुअली उधार लेना है उस दिन का इंटरेस्ट रेट 8.5% होगा। यही हमें डर था ना, आज 7% है, जब हम लोन लेने जाएंगे तो महंगा ना हो जाए, तो 8.5% हो गया। एंड द प्राइस ऑफ जून इंटरेस्ट रेट फ्यूचर फॉल्स टू 90। और इसने बोला जिस दिन आप ये जो लोन है वो ले रहे होगे उस दिन जून के फ्यूचर्स 90 रुपए के हैं। Demonstrate how short-term interest rate futures can be used by RC hedge against any rise in interest rates. Also determine the effective rate of interest on the loan and hedge efficiency. अच्छा, इस सवाल में एक चीज जो मिसिंग है वो ये है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइज या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं दिया। हम जानते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कितना साइज है वो होना चाहिए। ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसका मतलब कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो साइज है वो 1 मिलियन भी हो सकता है, 2 मिलियन भी हो सकता है, 3 मिलियन भी हो सकता है। यानी कि हम 3 मिलियन के मल्टीपल में हेजिंग करवा सकते हैं, 4 मिलियन के मल्टीपल में हेजिंग करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइज एज्यूम कर अपनी सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे। देखिए मैंने क्या किया है, बोरोइंग का केस है, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होगी, सेल नाउ बाय लेटर। सेल नाउ बाय लेटर, आज महंगे दामों बेचो, बाद में सस्ते दामों डील को क्लोज करने के लिए खरीदो और उस पर गेन करो जो आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आए, एज्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ 1 मिलियन ईच, असम्पशन एज नथिंग इज मेंशन्ड। अमूमन सवाल में फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स का साइज दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ तो हम 1 मिलियन का साइज एज्यूम कर अपनी एडजस्टमेंट्स करें। 300 मिलियन का लोन चाहिए था, उसको 1 से डिवाइड किया और हमने उसको मल्टीप्लाई किया 8/6 से। सर ये क्या किया, ये एक फ्यूचर लेसन में आपको समझाया गया है कि अगर आपका फ्यूचर्स का जो पीरियड है वो कम है और लोन का पीरियड ज्यादा है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करने होता है। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी बार हम क्योंकि पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं तो इसी को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन देखिए लोन का पीरियड अगर 6 महीने होता है ना, अगर लोन का पीरियड 6 महीने होता और फ्यूचर्स का पीरियड भी 6 महीने होता तो मैं 300 1 मिलियन वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाता, मेरी प्योर पूरी हेजिंग हो जाती। लेकिन यहाँ पर लोन का पीरियड 8 महीने के लिए है जबकि जो फ्यूचर्स हैं वो उसका पीरियड 6 महीने है। लोन का पीरियड 8 महीने यहाँ पे लिखा हुआ है और फ्यूचर्स का पीरियड 6 महीने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, गेन ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे आएगा, सेल नाउ बाय लेटर, आज मैंने 92 रुपीज में बेचे जून के फ्यूचर्स और जिस दिन मुझे जो है लोन लेना था उस दिन 90 में खरीदे। ये वैल्यूज परसेंटेज में होती हैं इसलिए 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 400, ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज 1 मिलियन का है, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स 6 महीने के हैं। सर यहाँ पर क्या 8 महीने नहीं आएगा, नहीं, वो 8 महीने वाले इम्पैक्ट एक्चुअली आप यहाँ पर बिल्ट इन कर चुके होते हो। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपने इंक्रीज इसलिए किए थे क्या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड था वो 6 महीने था लेकिन लोन का पीरियड 8 महीने था। तो ये आपके पास गेन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया। मैं बहुत ज्यादा इस सवाल को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन हमने बहुत बार करी हुई है। सेल नाउ बाय लेटर, 92 में हमने बेचा, 90 में हमने खरीदा, 2 का हमें गेन हुआ, डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में है, मल्टीप्लाइड बाय 400 क्योंकि 400 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हम जा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन का है, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड है। ठीक है जी। तो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में हमें गेन हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि बोरोइंग की स्ट्रेटेजी होगी सेल नाउ बाय लेटर, आप पहले खरीदोगे और बाद में बेचोगे और उससे आपको गेन हासिल हो रहा होगा। अच्छा, इंटरेस्ट आपने 8.5% पर जो प्रिवेलिंग रेट है, आपने लोन तो 31 मई को मार्केट से, लोन वाली मार्केट से ही लोन लेना है, तो उस पर आपने 300 मिलियन का जब लोन लिया 8.5% का रेट था और 8 महीने के लिए लोन लिया तो ये उसकी कॉस्ट हो गई और ये आपकी नेट कॉस्ट हो गई। सर नेट कॉस्ट 13 कैसे हुई, 17 रुपये आप इंटरेस्ट के पे कर रहे हो और 4 मिलियन आप गेन ऑन फ्यूचर्स हासिल कर रहे हो, तो नेट कॉस्ट आपकी 13 हो गई। आपने 17 में से 4 को माइनस किया। इफेक्टिव कॉस्ट कैसे आई, 13 मिलियन की जो कॉस्ट है, 13 मिलियन की जो कॉस्ट है वो 8 महीने की है, तो 13 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 महीने की कॉस्ट आएगी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साल की कॉस्ट आएगी और डिवाइडेड बाई लोन का अमाउंट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कॉस्ट आपको ये बताता है कि पूरे साल के लिए इफेक्टिवली क्या इंटरेस्ट पे हो रहा है। अगर यही अमल पूरे साल के लिए हो रहा होता है, एक साल के लिए हो रहा होता है, तो आपके जो परसेंटेज कॉस्ट है, एनुअलाइज कॉस्ट है, वो कितनी है। तो आपके पास 6.5% एनुअलाइज कॉस्ट आ रही है
13 मिलियन जो है वो कॉस्ट थी 8 महीने की, 8 से डिवाइड कर 12 से मल्टीप्लाई किया, प्रोरेट कर दिया, देखा कि सालाना क्या कॉस्ट बनती अगर यही अमल साल के लिए होता, डिवाइडेड बाई जो लोन का अमाउंट है वो के जो कि 300 मिलियन है, तो ये 6.5% आ गया। हेज एफिशिएंसी ढूंढनी थी कि क्या हमें इससे फायदा हुआ है या नहीं। देखिए जो स्पॉट में मूवमेंट है वो ये है कि 7% वाला लोन 8.5% में मिलने लगा है, यानी कि 1.5% जो है ना वो लोन के खर्चे बढ़े हैं। अगर मैं हेजिंग नहीं करवाता तो जो लोन मुझे 7% पर मिल रहा था वो उस दिन 8.5% पर मिलता। तो ये इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज है। हेजिंग करवाने की वजह से मुझे 2% का एक जगह पर फायदा भी हो गया। कैसा फायदा हो गया भाई? वो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पर 2% का फायदा हुआ ना। 92 की चीज बेची, 90 की खरीदी, तो बिल्कुल 2% का फायदा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंस रह गया 0.5% का, यानी कि मुझे ओवरऑल 0.5% जो है ना वो फायदा हुआ है। ठीक है ना? कैसे? 2% का फायदा माइनस 1.5% की कॉस्ट, कॉस्ट में इजाफा 1.5%, फायदे में इजाफा 2%, तो नेट 0.5% जो है वो डिफरेंस आ रहा है, जो कि एक फेवरेबल बात है मेरे लिए। और फेवरेबल कितनी है? 0.5% फेवरेबल है ऑन अ कॉस्ट ऑफ 1.5%। तो ये मेरे पास 33.33% नेट आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि इस लेसन से भी आपकी कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर 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 इनहेंस हुई होगी, फायदा हुआ होगा। इसी सवाल को और इसके सोल्यूशन को 2 से 3 बार रीड कर चीज़ों को समझें, देखें कि क्या चल रहा है और कैसे हमने चीज़ें कवर करी हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।